धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश पे जब नजर डालता हूं तो कुछ जिले यहां विवादों में हमेशा बने रहते हैं, ये पाता हूं। जैसे आप देखिए अयोध्या, जिसका पहले नाम फैजाबाद हुआ करता था, ये जिला एक लंबे अरसे से विवादों में बना रहा, क्योंकि यहां दावा किया गया कि जो बाबरी मस्जिद खड़ी है वो असल में राम जन्म स्थान है। यहीं पे जहां इमाम खड़ा होता था मुसलमानों का, वहीं पे राम जी पैदा हुए थे। इसके अलावा ये मामला निपट गया। लेकिन आप देखिए दो जिले आजकल सुर्खियों में चल रहे हैं। मथुरा, वहां बगल में शाही ईदगाह है, वहां दावा किया जा रहा है कि वो शाही ईदगाह असल में कृष्ण जन्मभूमि पे बनी हुई है। जिलों के हिसाब से भी बात बता रहा हूं। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे बनारस में, यानी कि काशी में, वाराणसी में। कहा जा रहा है कि साहब यहां जो विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो ज्ञान वापी मस्जिद बनी हुई है वो असल में पहले मंदिर था। मंदिर को कब्जा करके यहां पे मस्जिद बनाई गई है। तो ये तीन प्रमुख जिले हैं। लेकिन यही नहीं है, ये तो धर्म के आधार पे किए जा रहे हैं। इसके अलावा धर्म के आधार पे एक चौथा और है, आगरा। ताजमहल को आपने देखा होगा, आए दिन मंदिर बता दिया जाता है। कोई इसको ताजो महल बताता है, कोई इसको शिव मंदिर बताता है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में ज़िलों के नाम पर विवाद किया जाता है। और ये कुछ ज़िले हैं जो हमेशा से विवादों में रहते हैं, राजनीति के केंद्र में रहते हैं। इसी क्रम में अगर आप जोड़ेंगे तो इलाहाबाद को भी जोड़ सकते हैं, जिसका वर्तमान समय में नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। और इसके अलावा और बहुत सारे ज़िलों का लंबा इतिहास है। जैसे आगरा का नाम कहा जाता है कि आग्रवन कर देंगे। देवबंद जो है सहारनपुर के अंदर आता है, उसका नाम कहते हैं देवबंद कर देंगे। इसके अलावा कई और शहरों के नाम बदलने की जगह जगह से बात की जाती है। जैसे गाजियाबाद, कि भाई ये गाजी का बसाया हुआ है, इसका नाम बदल देंगे हम, ये गाजियाबाद नहीं रह सकता है। ठीक है, ये अलग बात है कि रामपुर में किसी मुस्लिम को रहते हुए कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं कहता भाई मैं रामपुर में क्यों रहूं, या सीतापुर में रहते हुए किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होती है, वो ये नहीं कहता कि मैं सीतापुर में क्यों रहूं। लेकिन ये ढूंढ ढूंढ के कुछ चीज़ों को निशाना बनाते रहते हैं। तो ऐसे ही ये तो हुए ऐतिहासिक जुड़ाव इन जिलों से और उनसे जुड़े हुए विवाद हुए। लेकिन इसके अलावा जब से आदित्यनाथ योगी सत्ता में आए हैं, कुछ और ज़िले भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। जैसे उन्नाव, जहाँ से कुलदीप सिंह सेंगर थे, गैंगरेप के आरोपी ठहराए गए और उसके साथ हत्या के आरोपी ठहराए गए और उनको सज़ा हुई। उसके बाद उनकी सजा समाप्त हो गई। तो वो भी एक ज़िला है, हमेशा चर्चा में बना रहता है। इसके अलावा हाथरस, वहाँ पे देखिएगा 14 सितंबर को दलित समाज की बेटी के साथ क्या हुआ और 15 दिन बाद कैसे वो तड़प तड़प के मर गई, और पूरे मामले में कैसे उसकी लाश को रात में ही उसके खेत में जला दिया गया, जो अगल बगल खेत थे। इस तरीके से किया गया, तो वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी क्रम में एक ज़िला और है बुलंदशहर, यहाँ पर एक इंस्पेक्टर की हत्या की गई थी। मैं लंबी फहरिस्त बताऊँगा तो बहुत लंबी है, इसलिए छोटी करता हूं। उन्नाव का हाल आपके सामने रख चुका हूं। आजकल हम इन जिलों पे कुछ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो अब उस क्रम में हम उन्नाव के बाद हम आपके सामने हाल रखने जा रहे हैं हाथरस का, और हाल रखने जा रहे हैं बुलंदशहर का। तो इन दोनों चीज़ों पे आपको गौर करना चाहिए। सबसे पहले आपके सामने बुलंदशहर की कुछ तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं वो रख देता हूँ, वन बाय वन। एक एक तस्वीर को ज़रा गौर से देखिएगा। देखा क्या शानदार लाव लश्कर है और किस तरीके की नारेबाजी की जा रही है। हमारा नेता कैसा हो, योगेश राज जैसा हो, वंदे मातरम, वोट फॉर योगेश राज, इस तरीके के तमाम नारे गूंज रहे हैं। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है योगेश राज। अब भाई योगेश राज अगर चुनाव लड़ रहा है तो भाई ये बताओ धाकड़ खबर वालों, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है और इस पर क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो। और योगेश राज अगर चुनाव लड़ ही रहा है तो इसमें कोई खबर करने की जरूरत क्या है। तो आप योगेश राज का प्रोफाइल जान लीजिए, तब आपकी कहानी समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ की जो महिला अधिकारी हैं डीएसपी, वो इस मामले में क्या कह रही हैं। मैम, बुलंदशहर के शाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नयावास में वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत योगेश राज चुनाव लड़ रहे हैं। धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं और इनकी 2 गज की दूरी न बनाकर हजारों की तादाद से ये एक साथ मिल करके नारेबाजी कर रहे हैं। इसका क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की है? देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक प्रकरण संज्ञान में आया था कि प्रत्याशी हैं वो अपना एक जुलूस निकाल रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो जैसे ये वीडियो संज्ञान में आया तो उसकी जांच कराई गई। जांच कराने के बाद ये घटना सही पाई गई
तो उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वो कह रही हैं जी साहब हमारे मामला संज्ञान में आ चुका है, वीडियो हमारे सामने आ चुका है, एफआईआर दर्ज की जाएगी। वो तो खुद चाहता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, अखबारों में नाम छपे, हमारे जैसे लोग बैठ के उस पर खबर करें। तो लगे योगेश राज बुलंदशहर के छोटे से इलाके से निकलकर नेशनल स्तर पर जा रहा है, लोग उसको पहचान रहे हैं और अपनी एक बड़ी जो है उसकी इमेज बना रहे हैं। लेकिन अब इससे जुड़ा विवाद आपको बता देते हैं। आपको याद है बुलंदशहर का सियाना थाना, वहाँ पे एक इंस्पेक्टर महोदय थे जिनका नाम था सुबोध कुमार सिंह, जाति से ठाकुर ही थे वो, और उनकी किस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसमें आरोप लगा था इस योगेश राज पर, और एक और कई नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, शेखर अग्रवाल और पता नहीं कौन कौन नेता थे, उन सब पे आरोप लगा था कि उन्होंने इंस्पेक्टर की हत्या की। और यह हत्याकांड हुआ था 4 दिसंबर 2018 को, और उस समय यह हत्याकांड सियाना में हुआ था जब वहाँ पे तबलीगी जमात का बुलंदशहर के अंदर बहुत बड़ा इज्तिमा चल रहा था। उसी का समापन था 4 दिसंबर को, और उसी दौरान हल्ला मचाया गया कि यहाँ पे गौ हत्या हुई है, और उसके बाद बवाल काटा गया और किस तरीके से बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। उस मामले में आरोपी यानी कि इंस्पेक्टर का जो हत्या आरोपी है वो चुनाव लड़ने जा रहा है, और उसका कैसे गुणगान किया जा रहा है, कैसे लाव लश्कर से उसका जुलूस निकाला जा रहा है, और पुलिस वाले जो है वो किस तरीके से मूक दर्शक बने हुए हैं, मौके पर ही कोई कार्रवाई करके दिखाते हैं तो हम जानते हैं। लेकिन निकम्मी नाकारा पुलिस आज तक सुबोध कुमार सिंह के हत्याकांड में शामिल वेपन जो होता है ना, हथियार, जब वही नहीं बरामद होगा तो तुम किसी को दोषी क्या ठहरवा पाओगे, वो पिस्टल तक आज तक बरामद नहीं कर पाई है। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए हाथरस वाली। हाथरस का एक सीन याद है आपको, एक दबंग सा आ गया, अरे ना तुझे सीबीआई की जांच पे भरोसा है, ना तुझे किसी और चीज़ की जांच पे भरोसा है, थोड़ी देर हमारे साथ आ, हम करावेंगे तुझे भरोसा। नहीं है किनारा, देख लीजिए वीडियो। पे नहीं है, एएमयू की रिपोर्ट इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आराम से, इसको एसआईटी पे भरोसा नहीं है, इस पे कानून पे भरोसा नहीं है। क्या एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा धवड़िया। ठाकुर घर में पैदा होना, एक बार भरोसा दिला बेटा हमारा, तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा जल्दी आ। देख लिया, इस शख्स का नाम बताया जा रहा है पंकज धवरोइया। अब इसकी पत्नी जो है अंबिका पाठक, वो यहाँ के वार्ड नंबर 14 से चुनाव लड़ने जा रही है। बताया जा रहा है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहाँ खबर अहम क्यों हो जाती है वो आपको बताएंगे बाद में, पहले इसका प्रोफाइल जान लीजिए। ये अपना प्रोफाइल बताता है, राष्ट्रीय सवर्ण परिषद का चीफ है ये। सबको ही भैया अपनी संस्था बनाओ और राष्ट्रीय चीफ बन जाओ, सबकी मर्जी। और इसके अलावा कहता है खुद को ये मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। इससे बात की है डॉक्यूमेंट ने, आप सामने देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट को इन्हें कहा कि मुझे दलितों का वोट नहीं चाहिए, मैं सवर्णों का वोट मुझे मिल रहा है, मुझे दलितों के वोट की ज़रूरत नहीं है। यानी कि चुनाव लड़ने भी आया तो अब भी इसकी मानसिकता वही जाहिर हो रही है जो उस वक़्त इसने जाहिर की थी। लोग पहले चुनाव लड़ने चलते थे तो समाज के हर तबके को साथ लेके चलने की कोशिश करते थे, लेकिन जैसा इसने उस वक्त किया जब घटना हुई थी, वैसा ही आज ये बोल रहा है डॉक्यूमेंट की में छपी खबर के मुताबिक। तो दो चीज़ें उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। अच्छी बुरी जो भी लगी हो बताइएगा ज़रूर। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।